हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 14 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख ले। आज उसी के आगे सेकंड पार्ट में हम 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो भी टेस्ट पेपर है, ठीक है ना, उसका जो आप टेस्ट पेपर वो आपको दो पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपके 13 थ्रू 14 क्वेश्चन, जैसे आज जो है 14 के फर्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चन ही हो पाए, ठीक है ना। और जो है आपका जो है सेकंड पार्ट में हम 13 से स्टार्ट करेंगे। किसी किसी में आपने देखा 14 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हम लोगों ने, ठीक है ना। और केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया, पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को पहले हम लोगों ने समझा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और फिर जो है हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया। तो एक जो है इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भाई आपके क्वेश्चन का कलेक्शन भी बढ़ता जाए, ठीक है ना, और आपका चैप्टर भी, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन ले वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता जाए, ताकि कम समय में आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। क्योंकि मई में आपका CUT का UG का एग्जाम है, ठीक है ना, 21 से 22 मई से स्टार्ट है, तो समय कम है। और जो जनरल टेस्ट का सेक्शन होगा, ठीक है, तीसरा सेक्शन जो होगा, ठीक है ना, जो जनरल टेस्ट में आएगा उसमें आपका रीजनिंग, मैथ और आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, तीनों पार्ट से 25 आपको करने होंगे 60 क्वेश्चन, वो भी 60 मिनट में, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आप जो है 10 to 15 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग तो केवल एक लॉजिक है, ठीक है ना, केवल एक थिंकिंग है। जो आप लॉजिक सोचते हैं, जो आप थिंक करते हैं, वो सारा कुछ रीजनिंग है। आप रीजनिंग का हर एक टॉपिक देखेंगे, कहीं ना कहीं पहले से आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको पता है, लेकिन बस बात आती है केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको करना कैसे है। हाँ, यहां से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लो, कोई भी टॉपिक, हर एक टॉपिक। क्या आप डायरेक्शन के बारे में नहीं जानते? सब कोई जानता है। क्या आप अल्फाबेट के बारे में नहीं जानते? सब कोई जानता है कि A to Z अल्फाबेट होते हैं। क्या आप ब्लड रिलेशन के बारे में नहीं जानते? सब कोई जानता है ब्लड रिलेशन के बारे में। भाई रिलेशन तो वही है ना जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका हमारे फैमिली में जो रिलेशन होता है, कौन हमारे फादर है, कौन हमारी मदर है, कौन हमारे ग्रैंड फादर है, सारा कुछ आप जानते हैं। तो कुछ भी ऐसा आप रीजनिंग में नहीं पढ़ते जिसकी जानकारी आपको नहीं है। बस इसीलिए मैंने कहा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे है, क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, 15 मिनट में कैसे हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उस समय को और कैसे कम कर लें कि 10 मिनट में ये सॉल्व हो जाए। वो तभी हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, ताकि भाई जो समय बचेगा वो आप मैथ में दे सकें। क्योंकि मैथ में तो कैलकुलेशन में टाइम लगने ही वाला है ना। यहां तो अगर आपका रीजनिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता सकते हैं। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले। चलिए तो आज हम लोग जो है सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो आपका 13 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो जो है आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता जाएगा और जो है क्वेश्चन का कलेक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन कह सकते हैं बिल्कुल, और 13 क्वेश्चन से ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी। 12 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसके फर्स्ट जो है पार्ट में 12 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया, सबसे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया आपका कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 persons A, B, C, D
E and F were playing a game of cards. A's father, mother and uncle were in the group. There were two women. B, the mother of A, got more points than her husband. D got more points than E but less than F. Niece of E got the lowest point. Father of A got more points than F but could not win the game. अब देखो यहां पर जो है ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया पजल का है, ठीक है ना, जिसमें रिलेशन के बारे में बात हो रही है और पॉइंट के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है ना। और एक बात कि आपको क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज मिलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना, ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला क्वेश्चन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F ताश का खेल खेल रहे हैं। 2 महिलाएं थी, ए के पिता, माता और चाचा समूह में थे, ठीक है ना। 2 महिलाएं थी, ए की माँ बी ने अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए, डी को ई से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त हुए, ई की भतीजी को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, ए के पिता ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन गेम नहीं जीत सके। अब देखो ये एक छोटी सी पजल दी गई है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 2 बातें हो रही है, एक रिलेशन की बात हो रही है और एक पॉइंट की बात हो रही है कि भाई गेम जीता कौन, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर, अच्छा ये कहां से कहां तक के लिए, 13 to 14 के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पजल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अगर पजल आपने सही से सॉल्व कर ली तो 3 से 4 नंबर एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन किसकी किसकी बात कर रहा है, 6 पर्सन है। 6 पर्सन कौन कौन है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ। ठीक है, गेम खेल रहे हैं और जो है इसमें ए के पिता हैं, ए की माँ है और ए के अंकल हैं, ठीक है ना। और समूह में 2 महिलाएं हैं, क्लियर है, जिसमें से तो एक बी है चूंकि वो ए की माँ है। अब देखो यहां पर एक तो रिलेशन की बात हो रही है, एक बात हो रही है रिलेशन की और एक बात हो रही है जो है पॉइंट की, एक बात हो रही है पॉइंट की, ठीक है ना। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एस फादर मदर एंड अंकल वर इन द ग्रुप, ठीक है। देयर वर 2 वुमेन, ये बात ठीक है। बी द मदर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन हर हस्बैंड। देखो ए की माँ कौन है, तो आपने कहा कि ए की माँ है बी, तो बी के ऊपर मैंने लगा दिया माइनस, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब ब्लड रिलेशन की बात आती है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब भी ब्लड रिलेशन की बात आती है सबसे पहले बात होती है जेंडर की, और जेंडर की अगर बात होती है तो मेल और फीमेल 2 ही जेंडर के बीच रिलेशन होता है। तो अगर क्लियर है कि ये व्यक्ति आपका मेल है तो उसके ऊपर आप प्लस लगाएंगे, अगर ये क्लियर है कि ये व्यक्ति आपका फीमेल है तो उसके ऊपर आप माइनस लगाएंगे। अब भाई ए की माँ, तो माँ मतलब फीमेल, तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, माइनस। अब ए की जो माँ है बी, उसने अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए, उसके पति कौन है अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि बी ने अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्लियर। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डी गॉट मोर पॉइंट देन ई बट लेस देन एफ। अब देखो यहां पे कह रहा है कि डी गॉट, डी ने जो है पॉइंट की अगर बात करें तो डी गॉट मोर पॉइंट देन ई बट लेस देन एफ, ठीक है ना। जो ज्यादा अंक जिसने प्राप्त किया उसको ऊपर रखेंगे, जिसने कम अंक प्राप्त किया उसको हमने नीचे रख दिया, ठीक है ना। तो डी ने ई से तो ज्यादा प्राप्त किए लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त किए। ई की भतीजी को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। यहां पे देखो दिया गया है कि नीस ऑफ ई गॉट द लोएस्ट पॉइंट। तो अब एक चीज देखो, इस ग्रुप में ए की एक माँ थी, पिता थे और चाचा थे। तो यहां पर देखो ई जो है वह ए के चाचा ही तो होंगे, क्योंकि जो ए है वह ई की भतीजी हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे वहां पे वो कह रहा है ना कि ई की भतीजी को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। अब सर ई की भतीजी होगी कौन,
एफ होगी कि डी होगी? तो यहां पर देखो कह रहा शुरुआत में कि ए के पिता, चाचा और माता, ठीक है ना, ये 3 लोग थे समूह में, तो ई की भतीजी कौन होगी? ए होगी, ठीक है ना। अब ए जो होगी वह होगी बी के जो पति हैं, बी के जो पति हैं उनका भाई होगा ई, उनका भाई होगा ई, और ई की भतीजी कौन होगी? आपकी ए। तो ए को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, ए को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, ए के नीचे कोई नहीं है। आगे देखो क्या कर रहा है, ए के पिता ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। फादर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन एफ बट कुड नॉट विन द गेम। तो देखो जो ए के पिता हैं उन्होंने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, तो अब बचा कौन इस ग्रुप में बताओ? यहां पर बात ए की हो गई, बी की हो गई, डी की हो गई, ई की हो गई, एफ की, एक ही तो बचा सी। तो सी कौन हो जाएंगे? सी हो जाएंगे जो है ए के पिता। सी कौन हो जाएंगे? ए के पिता, और सी ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन गेम जीत नहीं सके। गेम कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी ने अपने पति से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। शुरुआत में ये चीज आपको बताई गई है। तो सबसे अधिक बी ने प्राप्त किए, उससे कम सी, उससे कम एफ, उससे कम डी, उससे कम ई, और सबसे कम प्राप्त किए ए ने, ठीक है ना। ए के अंकल कौन है? ई। ए के जो है माता मदर फादर कौन है? बी एंड सी। क्लियर है? और जो ए है वह ई की क्या लगेगी? नीस लगेगी, अर्थात भतीजी लगेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा अंक किसको मिले? बी को, उससे कम सी को, एफ उसके कम एफ को, फिर डी को, फिर ई को, सबसे कम ए को, ठीक है। तो गेम किसने जीत लिया? बी ने जीत लिया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पजल का पूरा सलूशन, ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये जो पजल दी गई थी उसके आधार पे ये आपका बनके पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे अधिक अंक किसको मिले? बी को। ध्यान रखिएगा शुरुआत में को दिया गया था कि ए की मां बी ने अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए, और बी के पति हैं कौन? सी। तो बी के अंक जो है वो सी से अधिक हैं, तो इसलिए सबसे लास्ट में दिया है कि ए के पिता ने एफ से अधिक अंक तो प्राप्त किए लेकिन गेम नहीं जीत सके, क्योंकि भाई उनसे अधिक उनकी पत्नी ने प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो है ये पूरी पजल सॉल्व हुई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। 13th नंबर में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आपसे अलग अलग पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए 1 में 2 को बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पजल से पूछा जाएगा तो कम से कम एक पजल से मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है पहला कि हु गॉट द लोएस्ट पॉइंट, सबसे कम अंक किसे मिले? देखिए जरा, सबसे कम अंक किसे मिले थे? ए को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सबसे कम अंक मिले हैं ए को। दूसरा है हु इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी का पति कौन है? तो बी के पति कौन है भाई? देखो बी का पति है सी, तो यहां पे हो जाएगा हु इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द हस्बैंड ऑफ बी। सी जो है वह बी के पति हैं। एक बार जहां पजल आपकी सॉल्व हो गई फिर आपको आंसर देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फिर तो बस क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है, ठीक है ना। तो बी के पति कौन है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 14th नंबर क्वेश्चन है आपका। 14th नंबर क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन है इसमें, और ये भी आपका उसी पजल पर डिपेंड है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि बी वॉज वन ऑफ द लेडीज हु वॉज द अदर लेडी, बी महिलाओं में से एक थी, दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला ए थी, क्योंकि ए जो है वह ई की नीस है, भतीजी है। तो पहली महिला आपकी बी है, दूसरी आपकी ए है। क्योंकि इस ग्रुप में 2 ही महिलाएं हैं, साफ साफ पहले दिया गया है कि इस ग्रुप में केवल 2 महिलाएं हैं, तो एक आपकी बी हो गई और दूसरी ए हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहली बी है तो दूसरी कौन है? तो दूसरी आपकी ए है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। हु स्टूड सेकंड इन द गेम, खेल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? सेकंड दूसरे स्थान में देखिए कौन रहा? तो आपने कहा पहले स्थान पे बी रहा, दूसरे स्थान पे सी रहा, दूसरे स्थान पे सी रहा, तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे सी रहा, पहले स्थान पे पत्नी रही, दूसरे स्थान पे पति रहा, ठीक है ना, क्योंकि भाई पत्नी ने गेम जीत लिया। तो पहले स्थान पे बी, दूसरे स्थान पे सी। सबसे निचले स्थान पे पुत्री रही,
जो कि ई की क्या है, भतीजी है। ठीक है, अर्थात ई जो है वह बी का क्या है, नहीं बी का नहीं, सी का क्या है, भाई है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान में कौन रहा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो 14 और 15, 16, 17 चार क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है ना, पजल कितने क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो पजल जब भी आती है ना, तो पजल दिमाग में एक बात देखो, होता क्या है कि जैसे हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, हम उसको स्किप करने के बारे में सोचते, छोड़ दो यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। जबकि मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। पजल जितनी बड़ी होगी उतनी आसान होगी, जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा टफ होगी। भाई एक चीज बताओ, कोई चीज आप बता रहे हैं किसी से, अगर आपने एक एक पॉइंट उसके बारे में बताया है तो भाई ज्यादा पेजेस लगेंगे, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा लगेंगे ना आपको लिखने के लिए, क्योंकि आपने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। और अगर वही चीज मुझे कम शब्दों में लिखनी हो, मैंने 2 लाइनें बहुत सारी बातें लिख दी, तो उसको सोचने में आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए जो क्वेश्चन जितना ज्यादा बड़ा होगा, अर्थात पजल जितनी ज्यादा बड़ी आएगी उतनी आसान होगी आपके लिए करना। ठीक है, इसलिए पजल को देख के कभी भी घबराना नहीं है, ना उसको स्किप करने के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आपने सही से पजल बना ली तो 3 से 4 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द टाउन ऑफ परांडा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक। ओके, द टाउन ऑफ अकरम इज वेस्ट ऑफ परांडा। तोखड़ा इज ईस्ट ऑफ अकरम बट वेस्ट ऑफ परांडा। ककरन इज ईस्ट ऑफ भोपरी बट वेस्ट ऑफ तोखड़ा। ओके, एंड अकरम, इफ दे आर ऑल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, विच टाउन इज द फर्देस्ट वेस्ट। परांडा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है। ठीक है ना, अकरम शहर परांडा के पश्चिम में है, तोखड़ा अकरम के पूर्व में है लेकिन परांडा के पश्चिम में है, काकरन बोपरी के पूर्व में है लेकिन तोखड़ा और अकरम के पश्चिम में है। यदि वे सभी एक ही जिले में हैं तो कौन सा शहर सबसे दूर पश्चिम में है, बोपरी है, काकरन है, अकरम है कि तोखड़ा है। देखिए भाई बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्ट्रिक्ट के गांव के नाम हैं। ठीक है ना, शहरों के नाम हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये सारे गांव स्थित हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पश्चिम में, वेस्ट में कौन सा स्थित है। तो कोई ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्शन से। अगर हम बात डायरेक्शन की करते हैं तो आपकी 4 डायरेक्शन मेन होती है। अब डायरेक्शन के बारे में आप सबको पता है भाई, डायरेक्शन के बारे में सबको पता है। हम यहाँ पर 4 डायरेक्शन जो आपकी मेन होती है उस प्रकार से होती है। ये चारों आपस में एक सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है ना, एक सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या, कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट। ठीक है ना, ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी आपकी, साउथ। ठीक है, क्लियर है। हम रीजनिंग में टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 आपकी मेन डायरेक्शन, 4 इसकी मिडिल डायरेक्शन। जैसे कि 4 आपकी ये मेन डायरेक्शन हो गई, मिडिल डायरेक्शन 4 हो जाएंगी। देखो इस प्रकार से मिडिल डायरेक्शन ये हो जाएगी और इधर ये हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर देखो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी साउथ है, ये ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। ये साउथ है, ये वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और देख लो, इनके बीच एंगल की अगर हम बात करें तो ये पूरा एंगल, अर्थात जो नॉर्थ और ईस्ट का ये पूरा एंगल है, ये आपस में जब मिलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है ना, हमेशा एक राइट एंगल बनता है। और जो मिडिल डायरेक्शन है वो 90 डिग्री को 45 में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इस प्रकार से ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है और मिडिल डायरेक्शन 45 में डिवाइड कर देगी। इसी प्रकार से ये भी आपका जो है 90 डिग्री का एंगल है और ये मिडिल डायरेक्शन 45 में डिवाइड कर देगी। ये भी आपका जो है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल है, 45 पे इसको ये डिवाइड कर देगी। ठीक है ना, आप समझदार हैं, वो 90 डिग्री ही बना है। ठीक है, तो यहां पर जब 2 डायरेक्शन आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
ठीक है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट मिलेगी तो 90 डिग्री, और जब दो अपोजिट डायरेक्शन मिलेंगी तो भाई अपोजिट तभी कहलाएंगे जब उनके बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। तो टोटल सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, डायरेक्शन क्लियर हो गया, उसके बीच का एंगल क्लियर हो गया। अब बात हम यहीं पर कर लेते हैं जो है लेफ्ट और राइट का, कि डायरेक्शन में लेफ्ट कैसे लेंगे, राइट कैसे लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, देखो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मतलब CW। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमेशा आप क्या लेंगे, राइट लेंगे, क्या लेंगे, राइट लेंगे। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ACW, तो आप हमेशा क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे। क्लियर है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मेरा चेहरा पूर्व की तरफ है, मेरा चेहरा पूर्व की तरफ, अगर मैं राइट घूमता हूं तो मेरा चेहरा हो जाएगा दक्षिण में, अगर मैं लेफ्ट घूमूंगा तो मेरा चेहरा हो जाएगा नॉर्थ में। अब मेरा चेहरा जो है साउथ में है, अगर मैं राइट घूमूंगा तो मेरा चेहरा वेस्ट में हो जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट घूमूंगा तो मेरा चेहरा कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। अब मैं चेहरा करके खड़ा हूं वेस्ट में, अगर राइट घूमूंगा तो नॉर्थ में जाऊंगा, लेफ्ट घूमूंगा तो साउथ में जाऊंगा। अब मेरा चेहरा नॉर्थ में है, अगर राइट घूमूंगा तो ईस्ट में जाऊंगा, और लेफ्ट घूमूंगा तो मैं वेस्ट में जाऊंगा। ऐसे भी मैं इसको याद रख सकता हूं। क्लियर है, समझ में बात आ गई कि लेफ्ट राइट कैसे लेना है और एंगल कैसे लेना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे हम बनाते हैं इसका डायग्राम। यहां पे देखिए दिया गया है, द टाउन ऑफ परांडा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक। ये तो जगह का नाम दिया गया है कि जो परांडा शहर है वो ग्रीन लेक पर स्थित है। अब बहुत से शहर है, तो क्या है, तोखड़ा है, अकरम है, और आपका बोपरी है, ये सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, जो कि आपका ग्रीन लेक का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परांडा के अब क्या कह रहे हैं कि द टाउन ऑफ अकरम इज वेस्ट ऑफ परांडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये परांडा है, मान के चलते हैं यहाँ पे ये परांडा स्थित है। यहाँ पे कौन स्थित है, परांडा, ठीक है ना। यहाँ पे स्थित है परांडा शहर, ये ग्रीन लेक है, यहाँ पे परांडा शहर स्थित है। अब कह रहा है कि अकरम शहर परांडा के पश्चिम में। अब देखो आपको चारों दिशाएं मैंने बताई हैं, यहाँ पे हमेशा जो भी हमें यहाँ पे डायरेक्शन जो है वहाँ पे लेना है, तो हमेशा सेंटर पॉइंट से, कहाँ से लेना है, सेंटर पॉइंट से। अब देखो परांडा शहर को मैंने सेंटर पॉइंट में मान लिया, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो जो अकरम शहर है, जो अकरम शहर है वह परांडा के पश्चिम में है, तो परांडा के पश्चिम में इधर होगा। आपने कहा बिल्कुल इधर होगा, और यहाँ पे आपका है कौन सा शहर, अकरम। यहाँ पे है कौन सा शहर, अकरम, ठीक है ना। यहाँ पे शहर कौन सा है आपका, अकरम शहर यहाँ पे स्थित है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि तोखड़ा अकरम के पूर्व में लेकिन परांडा के पश्चिम में है। अब देखो तोखड़ा जो है वह अकरम के तो पूर्व में लेकिन परांडा के पश्चिम में, मतलब यहाँ कहीं बीच में है, यहाँ कहीं बीच में है। यहाँ पे कौन सा शहर आपका शहर स्थित है, तोखड़ा। यहाँ पे कौन सा स्थित है, तो आपने कहा तोखड़ा स्थित है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं भाई। देखो तोखड़ा अकरम के पूर्व में, तो पूर्व तो इधर की तरफ होगा ना, और परांडा के पश्चिम में है, तो परांडा का पश्चिम मतलब परांडा के इधर नहीं स्थित है, परांडा के पीछे ही स्थित है, इधर पश्चिम में। तो अकरम के पूर्व में, परांडा के पश्चिम में, तो कहीं ना कहीं बीच में यहां पर होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि काकरन जो है, काकरन बोपरी के पूर्व में लेकिन तोखड़ा और अकरम के पश्चिम में है। तोखड़ा और अकरम के कहाँ है, पश्चिम में। कौन, आपका बोपरी, ठीक है ना, सॉरी काकरन, काकरन बोपरी के पूर्व में लेकिन तोखड़ा और अकरम के पश्चिम में है। इसको और इधर से बनाते हैं, एक मिनट जरा रुकिएगा, इसको और इधर से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया क्या, यहाँ पे परांडा शहर बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बना लेते हैं परांडा, ये हो गया परांडा, ठीक है ना। परांडा, परांडा का वेस्ट यहाँ पे अकरम आ जाएगा। अकरम तक बात क्लियर थी, क्योंकि और हमें पश्चिम में जाना है ना, तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए इसको और आगे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने परांडा बना दिया और परांडा शहर स्थित कर दिया, और अकरम हो गया यहाँ पे, अकरम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अकरम, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा आपका अकरम। और जो आपका जो है शहर कौन सा, तोखड़ा, तोखड़ा जो है, तोखड़ा यहां पे है, तोखड़ा यहां पर है। अब देखो क्या कह रहा था आगे, इसी में जो है कि काकरन बोपरी के पूर्व तोखड़ा और अकरम के पश्चिम में है, मतलब इधर कहीं है, इधर कहीं आपका जो है, इधर कहीं यहां पर है, और जो है बोपरी आपका यहां पर होगा। देखो यहां पे हो जाएगा आपका बोपरी, यहां पे हो जाएगा आपका बोपरी, ठीक है ना, कैसे भी मैं आपको बताता हूं। और यहां पे हो जाएगा आपका काकरन, यहां पे कौन सा शहर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका काकरन, यहां पे हो जाएगा काकरन। क्यों, क्योंकि काकरन बोपरी के कहां है, पूरब में। देखो इधर की तरफ पूरब होता है ना, और तोखड़ा और अकरम के कहां है, पश्चिम में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के पश्चिम में है, तोखड़ा के भी पीछे है, अकरम के भी पीछे है, लेकिन बोपरी के पूर्व, बोपरी से पहले है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि यदि वे सभी एक ही जिले में स्थित, कौन सा शहर सबसे दूर पश्चिम में स्थित है, तो सबसे दूर पश्चिम में आपका बोपरी स्थित है। सबसे दूर पश्चिम में कौन सा शहर स्थित है, बोपरी स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो सबसे दूर पश्चिम में कौन सा शहर स्थित है, बोपरी स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 16th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट राजू वॉक्ड 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, he again turn right and walk 12 meter, then he turn left and walk 5 meter. How far is he now and in which direction from the starting point? एक बिंदु से शुरू करके राजू उत्तर की ओर 12 मीटर चला, वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो मैंने आपको अभी डायरेक्शन के बारे में बताया कि आपकी टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है ना। 4 आपकी मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और जो भी आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे हमेशा आप सेंटर पॉइंट से चलेंगे। तो यहां पर देखो कह रहा है कि एक बिंदु से, बिंदु कौन सा है, सेंटर पॉइंट वाला आप मान लो, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। अब चारों दिशाओं की बात करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नीचे की तरफ साउथ। अब देखो कह रहा है कि एक बिंदु से शुरू करके राजू उत्तर की ओर 12 मीटर चला। अब देखो दूरी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ में कितना जाता है, 12 मीटर। तो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो आपने यहां पर एक पॉइंट बना लिया और नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो इस प्रकार से ये चला जाएगा, इस प्रकार से देखो ये चला गया। और ये दूरी आपने मान ली कितना, ये दूरी आपने मान ली 12 मीटर, ये दूरी आपने मान ली 12 मीटर, ठीक है ना। ये दूरी कितनी है, 12 मीटर, क्योंकि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। साउथ तो नीचे की तरफ, ईस्ट जो है इधर आपके, जैसे आप इधर खड़े तो आपके दाएं इधर, और वेस्ट कहाँ होगा, आपके बाएं में। क्लियर, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं उस प्रकार से, ठीक है ना। अब जरा देखो, फिर कह रहा है कि फिर यहाँ 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न राइट। अब एक चीज देखो, ये जा रहा है नॉर्थ में, क्लॉकवाइज में राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। तो क्लॉकवाइज में कैसे मुड़ेगा, ये ईस्ट की तरफ मुड़ेगा। और कितना चलता है, 10 मीटर। तो यहां से यह इस प्रकार से मुड़ गया, यहां से यह इस प्रकार से मुड़ा, और ये जो दूरी तय की इसने, ये दूरी तय की इसने कितनी, 10 मीटर की। कितनी तय की, 10 मीटर की। फिर कह रहा है कि ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 मीटर। अब देखो यहां से ये जा रहा था कहां, ईस्ट में, यहां पर खड़ा है, यहां से फिर से ये कहां मुड़ेगा, राइट में। तो फिर से क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और क्लॉकवाइज जब मुड़ेगा तो कहां मुड़ेगा, नीचे की तरफ। और कितना दूरी चलता है, 12 मीटर। तो एक चीज जरा सोचिए, ये भी 12 मीटर, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल बराबर में आके इसके खड़ा होगा, बिल्कुल बराबर में आके खड़ा होगा। देखो बिल्कुल बराबर में आके खड़ा होगा, क्योंकि ये भी जो दूरी है वो 12 मीटर की है, ठीक है ना। कितनी है, 12 मीटर की। भाई देखो ये 12 मीटर, ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर है, तो बिल्कुल बराबर में आके खड़ा होगा। फिर कह रहे हैं कि देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब देखो ये जा रहा है साउथ में, ये कहां जा रहा है, साउथ में।
अब इसको क्या टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। तो लेफ्ट जब टर्न करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, तो यहां पर इस प्रकार से टर्न करेगा, और ये जो दूरी है ना, ये चलता है कितना, 5 मीटर। ये जो दूरी है कितना चलता है, 5 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो दूरी चलेगा, ये दूरी हो जाएगी आपकी 5 मीटर। और यहां अब देखो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और ये इसका लास्ट पॉइंट है, यहां पे आके ये खड़ा हो गया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अगर मैं दिशा की बात करूं, देखो यहां से, तो ये दिशा आ जाएगी आपकी ईस्ट, ये दिशा आ जाएगी आपकी ईस्ट। यहां से दिशा पूछा है, यहां से ये दूरी पूछा है, यहां से ये दूरी पूछा है, और ये दिशा पूछा है। तो अगर मैं दूरी की बात करूं, अगर मैं इसको पॉइंट को नाम देता हूं कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है और एंड पॉइंट आपका सी है, ये जो बीच वाला ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी है। तो मुझे बताना है ए सी, मुझे क्या बताना है, ए सी, ठीक है ना। और अगर मैं ए से सी की डायरेक्शन की बात करूं, तो ए से सी का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, वो है ईस्ट। तो इतनी बात तो क्लियर है कि आंसर सी नहीं हो, जो उसमें वेस्ट दिया गया है। अब ए बी डी तीनों में जो डायरेक्शन है वो आपका ईस्ट दिया गया है। दूरी जरा निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर ए सी की, अगर मैं बात करूं कि मुझे ए सी निकालना है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा भाई, ए बी प्लस बी सी। अब देखो बी सी की दूरी पता है 5 मीटर है, ये कितना है 10 मीटर, तो ये भी तो 10 मीटर होगा, क्योंकि बराबर की दूरी है ना, क्योंकि तभी तो ये आगे बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ, तो ये दूरी बिल्कुल बराबर की दूरी है, ठीक है ना। तो जब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, और बी सी कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर ईस्ट, 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वह प्रारंभिक बिंदु से जो है 15 मीटर की दूरी पर और पूर्व दिशा में अभी खड़ा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 17th नंबर का क्वेश्चन है, 17th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड। These explanatory statements have been given to answer the question asked in the main statement। निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन के बाद 2 व्याख्यात्मक कथन क्रमांक फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये व्याख्यात्मक कथन मुख्य कथन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे प्रश्न आपका है कि हाउ इज मयंक रिलेटेड टू कंदर्प। मयंक कंदर्प से किस प्रकार संबंधित है। अभी देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट दिया गया कि राजेश इज द ब्रदर ऑफ मयंक, राजेश मयंक का भाई है। दूसरा दिया गया है कि मयंक इज मैरिड टू पूनम हु इज द डॉटर ऑफ कंदर्प। मयंक की शादी कंदर्प की बेटी पूनम से हुई है। अब देखो यहां पर आपको जो आंसर देना है ना, वो ए बी सी और डी में देना है। ए कब देना है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। केवल पहले कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो आंसर ए दीजिए। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर जो है कथन दूसरे में दिया गया डेटा क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो आंसर बी दीजिए। सी कह रहा है कि इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर दोनों कथनों में दिया गया जो डेटा है, ठीक है ना, वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर सी दीजिए। और इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। अगर दोनों कथनों का जो है कथनों का जो डेटा है वो मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो आंसर डी दीजिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन है और ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि क्या केवल पहले से आंसर आ जाएगा
या केवल क्या दूसरे से आंसर आएगा, या दोनों मिलकर दोनों से मिलकर के आंसर आएगा, या दोनों से मिलकर के भी आंसर नहीं आएगा। और आंसर आपको किस पे देना है, ए बी सी डी में, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया आपका, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी, ठीक है ना, डेटा सफिशिएंसी। और यहां पर देखो जो है आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है ब्लड रिलेशन से। अब आपको यहां बताना है कि मयंक कंदर्प से किस प्रकार संबंधित है। पहला कह रहा है, अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट कह रहा है कि राजेश इज द ब्रदर ऑफ मयंक, राजेश मयंक का भाई है। तो आपने यहां पे राजेश को बनाया, राजेश किसका, मयंक का भाई है। तो यहां पे राजेश और मयंक बिल्कुल साथ साथ इस प्रकार से बैठेंगे, ठीक है ना। मयंक, यहां पे बात जनरेशन की आती है, इक्वल जनरेशन, ठीक है ना, भाई बहन, ठीक है ना, तो पति पत्नी ये सब इक्वल जनरेशन के हैं, ठीक है भाई। मेरा भाई चाहे मुझसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे मुझसे मेरी बहन मुझसे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम सब एक जनरेशन के हैं। मेरी वाइफ मेरे जनरेशन की है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे पिता की बात होगी, मेरे माता की बात होगी, मुझसे एक जनरेशन ऊपर। अगर मेरे ग्रैंडफादर की बात होगी तो मुझसे वो 2 जनरेशन ऊपर है। तो यहां पर देखो पहले मैं कह रहा कि राजेश मयंक का भाई है, ठीक है ना। क्या इससे ये निकल पाएगा कि मयंक का कंदर्प से क्या रिलेशन है। तो आपने कहा यहां कंदर्प का तो नाम ही नहीं आया, तो केवल पहले से अभी हमारा आंसर नहीं निकल पाया। जरा सेकंड की चर्चा कर लें। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मयंक इज मैरिड टू पूनम हु इज द डॉटर ऑफ कंदर्प। मयंक की शादी किससे हुई है, कंदर्प की बेटी, ठीक है ना। अब देखो ये हो गए कंदर्प जी, कंदर्प की जो डॉटर है अर्थात बेटी है पूनम, पूनम उसकी जो शादी हुई है वो हुई है मयंक से। वो हुई है किससे, मयंक से, वो हुई है मयंक से। मयंक इज मैरिड टू पूनम हु इज द डॉटर ऑफ कंदर्प। तो मयंक की शादी किससे हुई है, पूनम से। पति पत्नी के रिलेशन को डबल लाइन के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो पूनम पत्नी तो मयंक पति, ठीक है ना। और जो कंदर्प है वो हो गए जो है उसके मयंक क्या हो गए, फादर इन लॉ। और ये देखो पूछ रहा है कि मयंक का कंदर्प से क्या रिलेशन है, मयंक कंदर्प से किस प्रकार संबंधित है। तो मयंक जो है कंदर्प से, कंदर्प का क्या लगेगा, ये लगेगा सन इन लॉ। क्या लगेगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ लगेगा जो है कंदर्प का। कौन, मयंक। मयंक लगेगा जो है दामाद, सन इन लॉ लगेगा किसका, कंदर्प का। तो देखो केवल दूसरे से निकल आया ना भाई। पहले में केवल दिया गया था कि राजेश मयंक का भाई है, उस बात से तो ये नहीं क्लियर हो कि भाई वहां तो कंदर्प कहीं आया ही नहीं। सेकंड में दिया गया कि मयंक की जो शादी हुई है वो कंदर्प की बेटी पूनम से हुई है। तो भाई जो कंदर्प है वो उसका क्या लग जाएगा, फादर इन लॉ, ठीक है ना। या भाई अब कंदर्प जो है किसी स्त्री का नाम है कि पुरुष का, तो भाई फादर इन लॉ या मदर इन लॉ में से कोई ना कोई एक है, क्लियर है। लेकिन मयंक जो है वह पूनम का पति है, इतना क्लियर है। क्योंकि वहां पे देखो साथ दिया है कि मयंक की शादी कंदर्प की बेटी पूनम से हुई है। तो भाई पूनम जो है कंदर्प की बेटी है, कंदर्प जो है वो मयंक का तो फादर इन लॉ है या तो मदर इन लॉ है, ये भी क्लियर है। हमसे पूछा गया कि मयंक किस प्रकार से रिलेटेड है, तो मयंक जो है उसका सन इन लॉ लगेगा। तो देखो केवल दूसरे से आंसर निकल आया, केवल दूसरे से आंसर निकल आया कि मयंक जो है कंदर्प का सन इन लॉ लगेगा अर्थात दामाद लगेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। तो जो दूसरे में डाटा दिया गया वो अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पहले की उसको जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18th नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है डेटा सफिशिएंसी टॉपिक से पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन है आपका कि ये तो पूरा वही दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आई स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नंबर
फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, वो पढ़ते नहीं बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। These explanatory statement have been given to answer the question asked in the main statement, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद दो व्याख्यात्मक कथन क्रमांक फर्स्ट और सेकंड में दिए गए हैं। ये व्याख्यात्मक कथन मुख्य कथन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एमंग फोर सिस्टर्स शांति, क्रांति, भ्रांति एंड मंत्री हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। चार बहनें हैं, शांति, क्रांति, भारती और मंत्री में सबसे बुद्धिमान कौन है, ठीक है ना। देखो जो आपका डेटा सफिशिएंसी टॉपिक है ना, उसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो आपका रैंकिंग टेस्ट हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है, आपको ये निकालना है कि इनमें सबसे जो है सबसे बुद्धिमान कौन है, मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रांति इज मोर इंटेलिजेंट देन शांति, क्रांति शांति से अधिक बुद्धिमान है। दूसरा कह रहा है शांति इज मोर इंटेलिजेंट देन भारती एंड मंत्री, शांति भारती और मंत्री से अधिक बुद्धिमान है। अब आपको जो आंसर देना है वो ABCD में देना है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है कि भाई चार बहनें हैं, शांति, क्रांति, भ्रांति और मंत्री, इनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो कम होगा उसको नीचे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, शांति इज मोर इंटेलिजेंट, नहीं, पहला कह रहा है क्रांति इज मोर इंटेलिजेंट, पहले में कह रहा है क्रांति इज मोर इंटेलिजेंट देन शांति, तो क्रांति को ऊपर रखा, शांति को नीचे रखा, ठीक है ना। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको ऊपर, जो कम है उसको नीचे। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में कहा जा रहा है कि शांति इज मोर इंटेलिजेंट देन, शांति इज मोर इंटेलिजेंट देन भारती एंड मंत्री, भारती एंड मंत्री, ठीक है ना। जो शांति है वह भारती और मंत्री से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। अब देखो अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला देता हूं, दोनों स्टेटमेंट को मैंने मिला दिया, तो सबसे ऊपर आ जाएगा क्रांति, क्योंकि क्रांति शांति से अधिक इंटेलिजेंट है, और शांति जो है भारती और मंत्री से अधिक इंटेलिजेंट है। तो सबसे अधिक इंटेलिजेंट कौन है, क्रांति, सबसे अधिक इंटेलिजेंट कौन है, क्रांति, ठीक है ना। और हमको सबसे अधिक वाला ही तो चाहिए, सबसे कम इंटेलिजेंट कौन है ये नहीं बता सकते, क्योंकि भारती और मंत्री में जो है अभी कौन कम है ये क्लियर नहीं दिया गया। तो सबसे अधिक कौन है, क्रांति, लेकिन सबसे कम को अगर पूछता तो फिर नहीं निकल पाता, क्योंकि सबसे कम में जो है मंत्री और भारती में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन सबसे अधिक कौन है, क्रांति। तो दोनों को मिल करके देखिए आंसर निकाला है कि सबसे अधिक इंटेलिजेंट कौन है, आपका जो है क्रांति है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों जो है मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है एनालॉजी टॉपिक से। किस टॉपिक से पूछा गया है, एनालॉजी टॉपिक से। क्वेश्चन है कि इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स टू द लेफ्ट ऑफ। अब देखो इस सिंबल को ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट ऑफ एंड द सेम रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू टर्म्स टू द राइट। One of the term either to the left or to the right is missing. Find out this term. इन प्रश्नों में जो है इस सिंबल के बाईं ओर और बाईं ओर के दो पदों के बीच एक निश्चित संबंध है और दाईं ओर के दो पदों के बीच भी यही संबंध है। बाएं या दाएं में से एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं, कौन सा पद भाई यहां पर आएगा। देखिए तो यहां पर आपका दिया है JLNP का रिलेशन दिया गया है OMKI से, तो उसी प्रकार से SUWY का रिलेशन किससे होगा, ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा।
तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका एनालॉगी टॉपिक से है, ठीक है ना, किससे है, एनालॉगी। और एनालॉगी टेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। इसको हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, वर्ड एनालॉगी, शब्द सादृश्यता, नंबर एनालॉगी, संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉगी, संख्या सादृश्यता, और एक है आपका अल्फाबेट एनालॉगी, अल्फाबेट एनालॉगी, अल्फाबेट एनालॉगी, अक्षर सादृश्यता। और जैसे अब देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अल्फाबेट से, और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है तो हम बात करते हैं A to Z की, और जैसे ही हम बात करते हैं A to Z की बात होती है 1 to 26 की। तो जब भी बात अल्फाबेट की आएगी हम अल्फाबेट के क्वेश्चनों को हमेशा उसके जो है उसकी प्लेस वैल्यू अर्थात उसके कोड के द्वारा ही उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो एनालॉगी का मतलब है कि दोनों तरफ के पलड़े बराबर होने चाहिए, अर्थात जो रिलेशन इधर लगेगा, जो रिलेशन JLNP का OMKI से होगा वही रिलेशन आप इधर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां मेथड निकालिए कि भाई ये है इनके बीच रिलेशन किस प्रकार से है। तो यहां पर देखो दिया गया है JLNP और यहां पे दिया गया है आपका इनका रिलेशन OMKI से। अब देखो अगर मैं इनके कोड की बात करूं, अगर इनके कोड की बात करूं तो देखो ये 10, 12, 14 और ये है आपका 16, ठीक है ना। कोड मैंने आपको कई बार बताए हैं, A1, B2, C3, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9 और आपका जो है J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो सीक्वेंस में तो आपको याद ही करना है, लेकिन आपको रैंडम भी याद रहने चाहिए। वो तभी होगा जब आपको हर एक को अल्फाबेट का कोड बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, ठीक है ना। नहीं काउंटिंग तो ऐसे भी आप करूँगा यू कितना होगा, अब फिर अगर आप ए से उसको काउंट करते बैठेंगे कितना टाइम लगेगा, A1, B2, अब सर लास्ट में आ जाएगा हाँ सर U21 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई N कितना है तो फिर वहां से काउंट करेंगे कहेंगे हाँ सर N14 होता है। तो ये रैंडम भी आपको याद रखने हैं, वो तभी होगा जब बार बार जब भी अल्फाबेट की बात आएगी हमेशा आप कोड की बात करें। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पे आपने कोड लिखा, नीचे जरा लिखिए 15, ये आपका 13, ये 11, ये आपका 9। अब यहां पे अगर मैं इसका रिलेशन इससे देखूं तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 5, 12 प्लस आपका 1 13, 14 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा आपका जो है 11 और 16 माइनस का 7 ये हो जाएगा आपका 9। अब देखिए इनके बीच जो ये रिलेशन आप निकाल रहे हैं, क्या इसमें कोई एक सीरीज फॉलो हो रही है क्या कोई सीरीज फॉलो हो रही है क्या? तो आपने कहा नहीं भाई देखो पहले प्लस का 5 है, फिर प्लस का 1 है, फिर माइनस का 3 है, फिर इसके बाद जो है माइनस का 7 है। कोई भी यहां पर सीरीज फॉलो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से नहीं है तो फिर इसमें दूसरा कुछ तरीका लगाते हैं, कुछ और तरीका लगा लेते हैं। अब कौन सा तरीका इसमें लगाएंगे जरा समझो। देखो भाई पहला तरीका क्या लगाया कि इसका रिलेशन इससे हमने निकाला, लेकिन वहां पर एक कोई पैटर्न नहीं बना, जो कि पैटर्न बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर और दूसरा तरीका हम लगाएंगे। अब इनके बीच का जरा डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे देखो J का संबंध हम L से देखते हैं, L का N से और N का हम देखते हैं P से। तो आपने कहा J का कोड 10, L का आपका 12, N का 14 और P का होता है आपका कोड 16। देखो जरा 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 का आपका 16, ठीक है ना। जरा देखो सेकंड में O का रिलेशन किससे देखना है आपका M से, M का K से, K का आप देखें I से। तो यहां पे देखो O का 15 है, M का 13 है, K का 11 है, I का 9 है। तो 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 आपका 9, ठीक है ना। भाई पहले हमने देखा J का संबंध O से, L का M से, N का K से, P का I से, लेकिन वहां पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। और जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हमारा वो रिलेशन सही नहीं है। तो देखो अब जैसे आपने इनके बीच का रिलेशन देखो तो पैटर्न बन रहा कि नहीं, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, आगे को तो प्लस का 2 आएगा।
यहां पे देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, यहां पर भी देखो अगर हम देखें तो दिया है एस दिया है, फिर आपका u दिया है, फिर आपका क्या दिया है w, फिर आपका y दिया। यहां पे सब में प्लस का 2 होना चाहिए। देखो ये 19, ये 21, 23 और y होता है 25। जैसे आपने कोड लिखा सारी गणित आपको समझ में आ गई। 19 + 2 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25। क्लियर है? अब देखो इधर ही देखो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें माइनस का 2 हो रहा हो, जिसमें सब में क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा, वही आंसर आपका सही होगा। तो आपने कहा कि अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले में दिया गया देखो एफ का रिलेशन किससे है, जी से, जी के बाद आपका एच, फिर यहां पे आ जाएगा आपका आई। तो यहां पे अगर देखो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, यहां सब जगह माइनस का 2 होना चाहिए। पहले में ही माइनस का प्लस का 1 हो रहा है। देखो 6 + 1 तभी तो 7 आएगा, पहला गलत। दूसरा जरा चेक कर लो, आपने कहा m है, फिर आपका l है, फिर यहाँ पे k है, फिर आपका j है। तो m का 13 है, l का 12 है, k का 11 है, j का 10 है। यहाँ भी देखो आपका जो है ये माइनस का कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का कितना है आपका 1 है। तो यहाँ सब जगह माइनस का 1 हो रहा है, जबकि हमें चाहिए माइनस का 2, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। जरा इसको चेक कर लो, p है, p के बाद यहाँ पे l है, फिर आपका h है, फिर आपका d है। p का 16, l का 12, h का 8 और d का 4 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4, हमें चाहिए माइनस का 2, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, आंसर आपका सही हो जाएगा फिर डी। आंसर अब डी तो सही, एक तो सही होगा ही होगा। जब ये तीनों गलत हो गए तो फिर आंसर डी सही होगा। देखो चाहे x है, फिर आपका यहाँ पे क्या है v है, फिर क्या है आपका t है, फिर क्या है यहाँ पे आपका r है। तो यहाँ पे देखो x 24 होता है, v 22 होता है, t 20 होता है और r 18 होता है। माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 हो रहा है। देखो सेम वही चीज लग रही जो यहाँ पर लगी थी, ठीक है ना भाई। इधर प्लस का 2 या माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2, तो अब जो आएगा तो उसमें माइनस का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका एक्स वी टी आर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया किस प्रकार से आपको जो है एनालॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है। 20th नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है ना, शब्दों का तार्किक क्रम। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द वर्ड इन ए मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर एंड देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को सार्थक या तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर शब्दों के प्रत्येक समूह के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। दिया गया है पनिशमेंट सजा, प्रिजन कारागार, अरेस्ट गिरफ्तार करना, क्राइम अपराध, जजमेंट निर्णय। अब ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें आपको बताना कौन सा किसके बाद आएगा, ठीक है ना, इनका लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, इनका एक सही क्रम क्या होगा, ठीक है ना। आप देखो आपको जो आंसर देना है वो ए बी सी डी में देना है। ये जो आपका ए बी सी डी में क्रम दिया गया है इनके इस ऑप्शन के आधार पे दिया गया है 1 2 3 4 5 के आधार पे। पहले 5 1 2 2 3 4 सही होगा कि 4 3 5 2 1 सही होगा कि 4 3 5 1 2 सही होगा कि 2 3 1 4 5 सही होगा। तो एक शब्द को पकड़िए जिसमें आपको क्लियर कि हाँ पहले ये प्रक्रिया होगी, उसको पकड़िए और इसके बाद फिर ऑप्शन का भी थोड़ा सहारा ले लीजिए और फिर देखिए कितनी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे यहां पे अगर हम देखें दिया गया है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट तो शुरुआत में होगी नहीं, सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगा क्राइम। सबसे पहले क्या होगा, क्राइम, तभी तो भाई ये सारी चीजें होंगी, तभी तो इन सारी चीजों की कहानी आगे आएगी। नहीं अगर क्राइम ही नहीं किया तो फिर इन चीज़ों की कारागार हो गया, सजा हो गया, निर्णय इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हुआ क्राइम। तो जैसे आपने पहला शब्द पकड़ लिया, आपने कहा ए और डी दोनों गलत, ए और डी दोनों गलत। अब देखो बी और सी। अब जैसे आप एक पॉइंट पकड़ लेते हैं ना, बहुत
ज्यादा आपको आसान हो जाता है ऐसे चीजों को, जो शब्दों को अब तार्किक क्रम में लगाना। चूंकि अब वहां पर देखिए यहाँ पर कहां तक ऑप्शन क्लियर है, 4 3 5, 4 3 5 दोनों में सेम है, लेकिन लास्ट में बस क्लियर है कि 2 1 आएगा कि 1 2 आएगा, ये क्लियर करना है। तो यहां पे आपने कहा कि सबसे पहले क्राइम किया, सबसे पहले आपने क्राइम कर दिया भाई, कोई अपराध कर दिया। जब क्राइम कर दिया तो फिर तुरंत निर्णय आ जाएगा क्या? तो आपने कहा नहीं, फिर आपको अरेस्ट किया गया, पुलिस आई और आपको अरेस्ट कर लिया उसने, ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट करने के बाद आपके उसमें जो है क्या आ जाएगा, निर्णय होगा भाई। अरेस्ट करने के बाद वह आपको जज के पास लेके जाएगी, जज पहले निर्णय करेगा कि आप अपराधी हैं कि नहीं, तभी तो आपको सजा देगा। डायरेक्ट सजा थोड़ा ना, अरेस्ट किया सजा हो गई, नहीं। तो आपको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद आपका जजमेंट आएगा, आपका जजमेंट आएगा कि भाई आप दोषी हैं भी कि नहीं, ठीक है ना। और जब जजमेंट आ गया फिर निर्णय हो गया कि नहीं भाई आपने पनिशमेंट किया है, आप जो है आपको जो है यहाँ पे अब सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो जब निर्णय आ गया कि नहीं आप अपराधी हैं, तो आपको पनिशमेंट मिला, आपको पनिशमेंट मिला। और पनिशमेंट के बाद आपको कहाँ डाल दिया गया, आपको डाल दिया गया जो है प्रिजन अर्थात कारागार में, ठीक है ना। जब सजा हो जाएगी तब आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्राइम, फिर अरेस्ट किया गया, फिर आपका जजमेंट हुआ कि भाई आप अपराधी हैं कि नहीं। और जब ये हो कि नहीं आप अपराधी हैं, तो फिर आपको जो है पनिशमेंट दी गई, फिर आपको जो है कारागार में डाल दिया गया। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका 4, फिर आपका अरेस्ट तो अर्थात 3, फिर आपका देखो 5, फिर पनिशमेंट तो क्या आएगा आपका 1 और फिर 2। तो 1 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो है, तो एक वर्ड को पकड़िए जो आपको क्लियर कि हाँ ये पहले होगा, और फिर ऑप्शन का सहारा लेके बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21st क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। अब देखिए यहां पर आपको जो है ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना होता है, जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो है यहां पे नियम फॉलो होगा, वो तीनों में सेम होगा, ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट में लगेगा वही सेकंड में, वही थर्ड में, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहां देखो पहले में दिया गया है 81 729, नीचे दिया गया है 9, सेकंड में दिया गया है 64 512 और 8, तीसरे में दिया गया 49, नीचे 7 है, उधर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जिसको 1 to 30 तक स्क्वायर याद है, जिसको 1 to 10 तक क्यूब याद है, वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर देगा। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो 9 का जो रिलेशन किससे है, आपने कहा 9 का रिलेशन 81 से भी है, और 9 का रिलेशन आपका जो है 729 से भी है। कैसे? ये 9 का स्क्वायर है 81, 9 का क्यूब है आपका जो है 729। तो क्यूब मतलब होता है उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर मतलब उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब होता है 729। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 8 का रिलेशन यहाँ क्या है 64 से, आपने कहा ये 8 का स्क्वायर है। 8 का रिलेशन क्या है 512 से, तो आपने कहा ये 8 का क्यूब है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 7 का रिलेशन इधर 49 दिया गया, इसका रिलेशन क्या है देखो 7 का स्क्वायर है ये, तो 7 का क्यूब यहां पे रख दो। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 343 होता है, 343 होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। 8 का क्यूब 8 का 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, तो 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, तो 343 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका 22nd क्वेश्चन है, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका पिक्चर रीजनिंग से। किससे पूछा गया है? पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया, जिसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए आपका जो है
सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि फाइंड द फिगर दैट विल कंटिन्यू द सेट ऑफ प्रॉब्लम फिगर। वह आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृति के समुच्चय को जारी रखेगी। ये देखो प्रॉब्लम फिगर दिया गया है या आंसर फिगर दिया गया है। यहां पर ऐसी कौन सी इनमें से आकृति आएगी जो इसके क्रम को आगे लेके जाए? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो जब भी देखो आपको यहां पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, हमेशा आप सहारा लेते हैं डायरेक्शन का, ठीक है ना। डायरेक्शन में किसका सहारा लेना है? हमें एंगल का सहारा लेना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई टोटल 8 डायरेक्शनों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। कितने डायरेक्शनों की? 8 डायरेक्शनों की। इस प्रकार से ये देखो टोटल 8 डायरेक्शन इस प्रकार से हो गए, ठीक है ना। टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इस प्रकार से आएगा ऐसे, और यहां पे ये डायरेक्शन होता है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है साउथ। ये नॉर्थ ईस्ट और ये आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ये पूरा एंगल है आपका 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल है आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का यह पूरा एंगल है। और इसका जो मिडिल डायरेक्शन है वो इस 90 डिग्री को 45 में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। और आपको मूवमेंट भी पता है, मैंने बताया था। देखो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है और इस प्रकार से आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये आपका ACW अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब जरा देखो यहाँ पे डायरेक्शन को किस प्रकार से लेकर के हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए, समझिए जरा इसको। देखिए यहाँ पर आपका सर्कल यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, इस नंबर पे। यहाँ पे आपका दिया है ब्लैंक सर्कल। अब देखो ये ये जो ब्लैंक सर्कल है ये इधर क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है। देखो ये भी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, ये वाला भी क्लॉकवाइज। देखो यहां से यहां पहुंचा और ये यहां से यहां पहुंचा, तो दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब अगर मैं इनको एंगल से बात ना करके इनके यहाँ पे जो खाने बने उसकी बात अगर कर लेता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एंगल की मैं बात करता हूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है ना। ऐसे ही मान के आप कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे काउंट कर। देखो ये 1 2 3, क्योंकि यहां से यहां पे पहुंचा ना, तो 1 2 3 खाने पे पहुंच गया। ये यहां से यहां पहुंचा तो 1 2 पे पहुंच गया। फिर देखो ये जब आगे बढ़ा तो फिर से यहां से ये आगे ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ा, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ा। तो ये देखो 1 2, यहां से 1 2 3 ये यहां पर आ गया। भाई ये जो ब्लैक वाला जो सर्कल है वो 3 खाने चल रहा है क्लॉकवाइज में, और जो ब्लैंक वाला है वो 2 खाने आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में। अब देखो जब आगे बात आएगी तो ये बढ़ेगा यहां से यहां, ये क्लॉकवाइज चलेगा तो रहेगा 1 2 यहां पर आएगा, और ये बढ़ेगा 1 2 3, चूंकि ये भी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये दोनों यहां पर कहीं मिलेंगे, यहां पर दोनों मिलेंगे। देखो जरा किस में है, तो ए तो सही नहीं होगा, बी सही नहीं होगा, सी सही नहीं होगा, देखो डी सही होगा। देखो यहीं पे तो मिलेंगे, देखो ये देखो यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पर है, तो तीनों दोनों यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो ब्लैंक सर्कल के अंदर ब्लैक वाला सर्कल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, 23rd नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है, ठीक है ना। किस टॉपिक से पूछा गया? नॉन वर्बल रीजनिंग से एम्बेडेड फिगर से पूछा गया, सन्निहित आकृतियां। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। वह उत्तर आकृति ज्ञात की जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। अब देखो ये क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है। आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन फिगर है वो इनमें से किस आंसर फिगर में यही आपका डायग्राम उसमें अंतर्निहित है, सन्निहित है, एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। सेम यही आकृति किस वाले डायग्राम में आई है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो देखो ए में आपको यहां तक का पार्ट तो मिलेगा, ए में आपको ये मिल गया, ए में आपको देखो सर्कल मिल गया, लेकिन आपको ए में ये वाला पार्ट नहीं मिला, ये वाला, ये ऐसे आना चाहिए ना। तो ये पार्ट देखो कहां मिला, इसलिए ए तो नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें तो बी में हमें ये पार्ट नहीं मिला है, ये वाला पार्ट,
ये पार्ट हो तो बात बन जाती है, बी भी आंसर नहीं होगा, डी तो आंसर होगा ही नहीं। सेम यही आकृति होनी चाहिए, सेम जो आपकी दी गई क्वेश्चन फिगर में। अब अगर हम सी की बात, सी में देखो मिल जाएगा, देखो यहां पे देखो इस प्रकार से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये सर्कल मिल गया, और ये देखो यहां से ये लाइन आपको ऐसे मिल गई कि नहीं मिल गई? तो किसमें मिल जाएगा? सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, ये भी आपका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया काउंटिंग ऑफ फिगर से। किस टॉपिक से पूछा गया है? काउंटिंग ऑफ फिगर से। और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? अब देखो इस सर्कल में आपको काउंट करना, कितने सर्कल हैं इस डायग्राम में? 4 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो देखो सर्कल की जब बात आती है, सर्कल में भाई लाइन तो होती नहीं, तो 2 सर्कल मिला करके तीसरा सर्कल नहीं बना सकते। जैसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं, हम स्क्वायर की बात करते हैं, हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होती है? लाइन की बात होती है। भाई 2 लाइनें मिलकर, जैसे 2 लाइनें मिलकर के तीसरा ट्रायंगल बना सकती हैं, लेकिन 2 सर्कल मिलकर तीसरा सर्कल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर्कल में लाइन नहीं होती। इसलिए सर्कल को काउंट करना बहुत आसान है, बस आप हर एक सर्कल को सही से काउंट कर लीजिए, कोई भी सर्कल छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहां पर देखो, अगर हम बात करें कितने सर्कल हैं, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कोई सर्कल है ही नहीं। इतने कितने हैं? 8 है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल को काउंट करना बहुत आसान है। सर्कल छूटना नहीं चाहिए, एक भी सर्कल, क्योंकि 2 सर्कल मिलकर तीसरा सर्कल बना नहीं सकते, तो केवल आपको सही से उनको काउंट कर लेना है। तो कितने हैं टोटल सर्कल इसमें? आपके 8 सर्कल हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है? सिलोगिज्म टॉपिक से, ठीक है ना, जिसे हम न्याय निगमन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? न्याय निगमन। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि सम बॉल्स आर बिग, कुछ गेंदें बड़ी हैं। दूसरा कह रहा है कि सम बिग आर हैवी, कुछ बड़े भारी हैं। तो कंक्लूजन है पहला कि सम बॉल्स आर नॉट बिग, कुछ गेंदें बड़ी नहीं हैं। दूसरा है सम हैवी आर बिग, कुछ भारी बड़े हैं। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी में। ए देना है कब? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो आंसर ए देना है। बी देना है कब? कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, तो आंसर बी दीजिए। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो आंसर सी दीजिए। और इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, तो आंसर सी दीजिए। ठीक है ना। अब यहां पर देखो बात हो रही है सिलोगिज्म की। सिलोगिज्म में सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देनी है कि जो स्टेटमेंट कहेगा वो 100% आपको सही मानना है। स्टेटमेंट के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं कि ऐसा क्यों वैसा, कुछ नहीं। जो कहेगा वो आपको 100% सही मानना है। उसने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट यहां का राजा है, जो कहेगा वो 100% सही। अब जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो भी 100% सही होना चाहिए। 50% के कोई चांसेस नहीं है। तो भाई जो स्टेटमेंट आपसे कहेगा, जितनी जानकारी आपको वो देगा, वो जानकारी आपके लिए 100% है। जो जानकारी आपको नहीं है वो जानकारी आपकी 50% है। पॉसिबिलिटी में जो जानकारी 50% है वो पॉसिबिलिटी में बिल्कुल 100% सही हो सकती है। बिल्कुल, जैसे सपोज करो कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप किसी जगह घूमने गए, अब वहां पर जो है आपने तय कर लिया कि भाई यहां पे मुझे इस जगह घूमने जाना है। पहले से उसके बारे में सारी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली, आप वहां पहुंच गए। एक व्यक्ति ने और दूसरा व्यक्ति मिला आपको वहां पर। उसने कहा कि यार यहां पर ये जगह है क्या? एक दूसरी जगह का नाम उसने पूछा, क्या ये जगह घूमने लायक है क्या यहाँ पर? तो आप उससे क्या बोलेंगे? यार मुझे पता नहीं, हो सकता है कि हो, अगर हो तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा। तो यहां पर देखो जितनी जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी जाती है वो आपके लिए 100% है। जो नहीं आपको पता है, जो 50% है, वो एज ए पॉसिबिलिटी तो 100% है। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो उसमें अगर 100% की हम यहां पर बात करें तो नहीं, लेकिन अगर एज ए पॉसिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल सही होगा। 100% कौन सा? 50% वाला। ठीक है ना। जैसे देखिए
अब यहां पर जो है अगर मैं सिलोगिज्म की बात करता हूं तो सिलोगिज्म में 3 वर्ड मेन होते हैं, एक आपका सम, एक आपका ऑल और एक आपका नो। हम जरा थोड़ा समझ लेते हैं इनका डायग्राम कैसे बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे स्टेटमेंट के थ्रू हम समझते हैं, कह दिया जाए सम CRD, सम CRD, तो सम के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट कहता है आपका ऑल CRD, ऑल CRD, तो ये हो जाएगा आपका C और ये हो जाएगा आपका D। अगर स्टेटमेंट कह देगा आपका कि नो CRD, नो CRD, तो देखो यहां पे हो जाएगा आपका C और यहां पे हो जाएगा आपका D। तो सम के लिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ऑल के लिए इस प्रकार से और नो के लिए इस प्रकार से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने स्टेटमेंट पे। जो डायग्राम हम बनाएंगे वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, सम बॉल्स आर बिग, तो आपने यहां पे क्या बना दिया, सम बॉल्स आर बिग, तो ये हो गया बॉल, सम बॉल आर बिग, तो ये हो जाएगा आपका बिग, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्या कह रहा है, सम बिग आर हैवी, सम बिग आर हैवी, सम बिग आर हैवी, ये हो जाएगा क्लियर। ये तो बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बॉल आर नॉट बिग, कुछ गेंदे भारी नहीं हैं। स्टेटमेंट ने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ गेंदे बड़ी हैं, ठीक है ना, और आपका कुछ भारी, कुछ बड़े भारी हैं, ठीक है ना। और पहला आपका कंक्लूजन है सम बॉल्स आर नॉट बिग, ठीक है ना, कुछ गेंदे बड़ी नहीं हैं। और स्टेटमेंट केवल बता रहा है कि कुछ गेंदे बड़ी हैं। तो भाई स्टेटमेंट ने केवल इतनी जानकारी आपको दी कि कुछ गेंदे बड़ी हैं, ठीक है ना भाई, कुछ गेंदे बड़ी हैं। अब कुछ जो बची वो बड़ी हैं कि नहीं, इसके बारे में मुझे 100% जानकारी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा आपका गलत। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। स्टेटमेंट ने कोई इतना बात बताई आपकी कि सम बॉल्स आर बिग, कुछ गेंदें बड़ी हैं, ठीक है ना। और कंक्लूजन करेगा कि सम बॉल्स आर नॉट बिग, कुछ गेंदें बड़ी नहीं हैं। तो अब इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि भाई कुछ गेंदें बड़ी हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर हाँ ये एज ए पॉसिबिलिटी आता तो सही होता कि भाई देखो सम बॉल्स आर नॉट बिग इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप कहते बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन है ये नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए पहला गलत। दूसरा क्या, सम हैवी आर बिग, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। सम बिग आर हैवी, तो सम हैवी आर बिग, कुछ भारी बड़े हैं। भाई जब कुछ बड़े भारी हैं तो कुछ भारी जो है बड़े भी हैं, तो दूसरा आपका 100% सही है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।